गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल डीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत आकलन के लिए अधिगम। अभी हम ये पढ़ते थे अधिगम के लिए आकलन की विद्यार्थी क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, इसके लिए मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। उसका बुद्धि स्तर क्या है, वह किस विधि से ज़्यादा अधिगम कर सकता है, इन सब बातों के लिए यह शिक्षक की ने जो शिक्षक तकनीकें यूज़ की हैं, जो नई नई तकनीकियाँ नई नई विधियाँ जो उसने प्रारंभ की हैं, वह विद्यार्थी के अधिगम स्तर के अनुकूल है या नहीं। तो इस बात की जानकारी हम मूल्यांकन के द्वारा लेते थे, लेकिन वर्तमान में अब हम पढ़ रहे हैं आज आकलन के लिए अधिगम, यानी मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए अधिगम क्यों आवश्यक है। देखिए, इस प्रकार के आकलन में विद्यार्थी को पहले ही पता होता है कि उसका मूल्यांकन किया जाना है, उसे किस हिसाब से अधिगम करना है, कितना उसे ग्रहण करना है। जैसे हम जस्ट टाइप बोल सकते हैं कि हम स्टूडेंट को कहते हुए पाते हैं कि सर हमें इम्पोर्टेंस दे दो, इम्पॉर्टेंट नोट्स दे दो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बता दो। वो चीज़ यहाँ पे आती है कि पहले से विद्यार्थी को पता होता है कि उसका मूल्यांकन किया जाना है, इस क्षेत्र में किया जाना है, इस विषय वस्तु से संबंधित किया जाना है, उसको इतने % मार्क्स की आवश्यकता है उसे पास होने के लिए, उसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो आकलन के लिए अधिगम करता है विद्यार्थी, यहाँ पर उतना ही अधिगम करता है जितना उसे आवश्यक होता है। इसमें वह अनावश्यक बातों को पूरी तरह से छोड़ देता है। आकलन के लिए अधिगम में शिक्षक को भी ये पता रहता है कि उसे क्या पढ़ाना है। देखिए, अधिगम के लिए आकलन में योगात्मक से संरचनात्मक, यह क्या होता है आकलन के लिए अधिगम, यह योगात्मक से और संरचनात्मक रूप की तरफ अग्रसर हो जाता है। योगात्मक से संरचनात्मक बन जाता है यह आकलन। पहले एकत्र करना, फिर उसका निर्माण करना, यह है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम पूर्ण होने की अपेक्षा यह आकलन कब होता है, पूरा अधिगम पूर्ण होने की अपेक्षा अधिगम की अवधि में ही यह संपन्न होता है। अधिगम की अवधि में ही यह आकलन संपन्न किया जाता है। कैसे होता है, यह योगात्मक से संरचनात्मक रूप में विस्थापित हो जाता है। अधिगम की जैसे एक तो होता है कि आपने अधिगम कर लिया है, उसके बाद संपूर्ण अधिगम करने के बाद आपका आकलन किया जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह जो आकलन है वह कब किया जाता है, अधिगम की अवधि में ही। जैसे विद्यार्थी अधिगम कर रहा है उसी बीच में उसका आकलन किया जाना है, पर सब्जेक्ट का उसका आकलन किया जाना है। विद्यार्थी निश्चित रूप से इसमें ये जानते हैं कि हमें क्या अधिगम करना है। उनसे टीचर की क्या आशा है, उनसे विषय की क्या आशा है, उनसे विद्यालय की क्या आशा है और उनसे परिवार की क्या आशा है। उन्हें अच्छे से पता होता है कि क्या अधिगम करता है। ये इसी सिद्धांत का कार्य करता है कि क्या अधिगम करना है। क्या अधिगम करना है। विद्यार्थी इस बात पर चलता है पूरे टाइम कि उसे क्या क्या ग्रहण करना है, क्या क्या उसके काम का है, क्या काम का नहीं है। वह अंधविश्वास पे नहीं जीता कि उसने सब कुछ लर्न कर लिया, सब कुछ जान लिया, सब कुछ ग्रहण कर लिया, अब पता नहीं आगे कौन सा क्षेत्र उसके लिए काम आएगा, कौन से क्षेत्र में उसका अधिगम काम आएगा, वह किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह उसे पूरी तरह पता होता है विद्यार्थी को कि उसे क्या क्या ग्रहण करना है। इसमें शिक्षक को भी पूरी तरह पता होता है कि उसे विद्यार्थी को क्या देना है, कितना देना है, कितना उसे अधिगम कराना है। तो यह आकलन के लिए अधिगम, इसमें विद्यार्थी को जब ये पता है कि क्या अधिगम करना है और कितना काम आएगा, तो उसे ये भी पता होता है कि कौन सी शिक्षक तकनीकी उसके लिए ज़्यादा प्रभावकारी है। और शिक्षक को भी ये पता होता है कि छात्र उस गति से अधिगम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह उसमें सुधार के लिए, किसमें, छात्र में सुधार के लिए, अगर वह नहीं कर पा रहा है तो बीच बीच में उसे सुधार के लिए वह प्रतिपुष्टि प्रदान करता रहता है। कौन, शिक्षक। और अपनी शिक्षण विधियों में भी वह परिवर्तन आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार परिवर्तन करता रहता है। शिक्षक बार बार विद्यार्थी को ये मोटिवेट करता है कि अगर आपने इतना याद नहीं, इतना तो आपको ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल आपको बता दिया कि 50% पे
50 का पेपर है और आपको हर हाल में 40 मार्क्स लाने ही हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। तो ये 40 को प्राप्त करने के लिए बालक जी तोड़ मेहनत करेगा। तो यही चीज़ है कि विद्यार्थी को जो अधिगम कराना है, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति करानी है, उसके लिए शिक्षक हर संभव प्रयास करता है और छात्र भी उन विधियों के माध्यम से उन्हें ग्रहण करने का प्रयास करता है। अगर वह नहीं कर पाता है तो इसकी टेंशन, इसकी चिंता, यह चिंताजनक स्थिति होती है और शिक्षक को भी इसमें सुधार करना होता है और छात्र को भी इसमें सुधार करना होता है। समय समय पर उसे पुनर्वलन दिया जाता है, उसके प्रति फीडबैक लिया जाता है कि सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, कितना आगे बढ़ा। जैसे एक दौड़ का मैदान समझ लीजिए, पहले व्यक्ति दौड़ता है, उसको पता है कि उसे 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और इतने समय में करनी है, तो वह एक साथ उस 5 किलोमीटर की दूरी को तय नहीं कर सकता। वह डे बाई डे आगे बढ़ता रहेगा और डेली उसका मूल्यांकन होता रहेगा। ऐसा नहीं कि वह एक साथ 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ले और उसके बाद उसका मूल्यांकन करे कि आपने इतने समय में, क्या आप इतने समय में इतना तय कर पाते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें स्टेप बाय स्टेप उसका मूल्यांकन होता रहता है। विद्यार्थी इसमें ये जानते हैं कितना कर सकते हैं और क्या भ्रांतियां हैं, क्या कमियां हैं, इस संबंध में जानने के लिए वह शिक्षक से लगातार संपर्क बनाए रखता है। कौन शिक्षक कि उसके शिक्षण में क्या कमियां हैं, उसके अधिगम में कहाँ बाधा आ रही है, उसे आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है। इस तरह की बातों से, इस तरह की प्रतिपुष्टि से, इस तरह की फीडबैक से वह निरंतर अपने आप को आगे बढ़ाता रहता है। विभिन्न प्रकार की विस्तृत सूचनाएं जो अध्यापक अपने विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रियाओं के संबंध में एकत्र करता है, विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखिए। एक शिक्षक जब छात्रों को अधिगम कराता है, छात्रों को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कराता है, तो वह निरंतर डे बाई डे, शुरू के दिन से और लास्ट के दिन तक वह उसके संबंध में सूचना एकत्रित करते रहता है, रिटर्न वे में या मानसिक मन में। यानी कि हर विद्यार्थी की एक इमेज, एक स्पेशल इमेज उसके अधिगम स्तर के अकॉर्डिंग एक शिक्षक के दिमाग पर छाई रहती है और वह जो सूचना एकत्रित करता है उनसे वह विद्यार्थी के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है और जब विद्यार्थी का अधिगम स्तर जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार से उसे गाइडलाइन प्रदान करता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कक्षा कक्ष पर आधारित विद्यार्थियों के अधिगम का संरचनात्मक आकलन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। कक्षा कक्ष पर आधारित विद्यार्थियों के अधिगम का संरचनात्मक आकलन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। यानी कक्षा का जितना बड़ा होगा, जितने इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं लिए हुए छात्र बैठे होंगे, उस के अकॉर्डिंग शिक्षक को उसको अधिगम कराना होता है। ये सारी बातें आकलन के लिए अधिगम के अंतर्गत आती हैं। अब आता है बात आकलन के अधिगम के लाभ। आकलन के अधिगम के लाभ, आकलन के इसके बेनिफिट क्या है, आकलन के लिए अधिगम के बेनिफिट क्या है। देखिए, विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है आकलन अधिगम किस प्रकार जीवन पर्यंत अधिगम के लक्ष्यों को बढ़ावा देता है। यानी इसका उद्देश्य, आकलन के लिए अधिगम का उद्देश्य केवल यही है कि विद्यार्थी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं, उसके हर क्षेत्र में उसके व्यवहार में क्या होता रहे, परिमार्जन होता रहे। तो यह चीज़ पता है हमें कि आकलन के लिए अधिगम से विद्यार्थियों को इतना बड़ा लाभ होता है कि उसकी हर बार परीक्षा होती रहती है और हर बार उसके व्यक्तित्व में निखार आता जाता है, हर बार उसके व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है। समय और परिस्थिति के अनुसार वह अपने आप को पूरी तरह से समायोजित करना सीख लेता है, वह उचित गाइडलाइन, उचित निर्देशन में आगे बढ़ता जाता है। यह प्रक्रिया आकलन के लिए अधिगम के अंतर्गत चलती रहती है, जिसमें विद्यार्थियों की उच्च स्तरीय उपलब्धि, विद्यार्थियों के परिणामों की समानता की, विद्यार्थियों की उच्च स्तरीय उपलब्धि यानी उसने कितने हाई लेवल तक उसने अचीवमेंट प्राप्त किया है, क्या अचीवमेंट है, क्या किसको वह प्राप्त कर सकता है, क्या ऑब्जेक्ट उसकी लाइफ था, और विभिन्न विद्यार्थियों के परिणामों में समानता स्थापित किया जा सकता है, समानता स्थापित की जा सकती है किसके द्वारा, आकलन के अधिगम के द्वारा। कि समानता ऐसे है कि विद्यार्थी जो आगे बढ़ रहे हैं
किस प्रकार बढ़ रहे हैं, किस तकनीकी से बढ़ रहे हैं और नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस प्रकार परिणामों की समानता और अधिगम के लिए अधिगम सम्मिलित है। इसमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर में वृद्धि। सबसे पहला जो लाभ है इसमें, देखिए इसमें समझाने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर में वृद्धि। विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर में वृद्धि। सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है इसका, विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर में वृद्धि। आकलन में अधिगम संरचनात्मक आकलन पर बल देता है। यह विद्यार्थियों की उपलब्धि का संपूर्ण स्तर को उच्च बनाता है। क्या करता है ये? उपलब्धि स्तर को, संपूर्ण उपलब्धि को उच्च लेवल का बनाता है। विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर में वृद्धि। ये देखिए कि जब हम किसी चीज़ को ग्रहण करते जा रहे हैं, शिक्षक द्वारा मैंने बताया कि अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक भिन्न भिन्न शिक्षक तकनीकियों का प्रयोग करता है। समय समय पर वह अपना मूल्यांकन करता रहता है, अपना टेस्ट वह करता रहता है। इसके साथ साथ वह क्योंकि अपना टेस्ट क्यों जरूरी है कि जिस वे में हमें ये पता होता है कि हम जिस वे में आगे जा रहे हैं, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वह रास्ता सही है, क्या वह हमें लक्ष्य तक पहुंचा पा रहा है। अगर नहीं पहुंचा रहा है, हम जाते हैं बहुत सारे किलोमीटर चलते हैं और लास्ट में पता चलता है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, तो कैसा होता है, हम निराश हो जाते हैं, हमारे सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, हमारा कोई भी उपलब्धि स्तर नहीं रहता, नील बटन नील हमारा रिजल्ट आता है। ठीक शिक्षण प्रक्रिया भी ऐसी ही है कि अगर शिक्षक और छात्र एक ही दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, शिक्षक तकनीकों का प्रयोग उसने अपने हिसाब से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसने अपने हिसाब से शिक्षण विधियाँ निर्धारित कर ली हैं, अपनी तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है और छात्र भी जो पढ़ाता है शिक्षक उसको सुनता जा रहा है, ग्रहण करता जा रहा है। यानी बताने की क्रिया शिक्षक की है, पढ़ाने की क्रिया शिक्षक की हो रही है, अधिगम करने की क्रिया छात्र की हो रही है। दोनों क्रिया तो कर रहे हैं लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो ऐसा उपलब्धि इसमें इस प्रोसेस का कोई भी परिणाम उसके सामने नहीं निकल पाता है। तो ये जो आकलन के लिए अधिगम है वह क्या करता है, उसके दौरान ये एक संरचना प्रदान कर देता है, हमारी शिक्षण प्रक्रिया को एक रूप दे देता है कि आपने जो तकनीकों का प्रयोग किया है, आपने जिन विधियों का प्रयोग किया है, वह किस दिशा में छात्र को ले जा रही है, उनसे छात्र का उपलब्धि स्तर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, किन किन छात्रों का उपलब्धि स्तर बढ़ रहा है और किन का नहीं बढ़ पा रहा है, किन का बिल्कुल लो लेवल का है, कौन अपने आप को कुसमायोजित महसूस कर रहा है, कौन इन विधियों के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पा रहा है। ये तो बात हुई शिक्षक के उपलब्धि स्तर की। अब बात आती है विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर की। शिक्षक ने तो मूल्यांकन कर लिया, अब छात्रों के मूल्यांकन की बहुत आवश्यकता होती है कि छात्र किस प्रकार से अधिगम कर पा रहे हैं, वह उन शिक्षण विधियों के साथ समायोजन बिठा पा रहे हैं या नहीं बिठा पा रहे हैं, उनके जो शैक्षिक उद्देश्य हैं क्या इस स्तर पर उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं, क्या छात्र के क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। इन सब की जानकारी के लिए यानी इन सब की जानकारी से क्या होता है, समय समय पर शिक्षक उनका मूल्यांकन करता रहता है, टेस्ट लेता रहता है, वो होता है अधिगम की अवधि में, ना कि अधिगम के पूर्ण हो जाने के बाद। जैसे एक स्टेप पढ़ाया, एक लेसन पढ़ाया, उसके बाद उससे एग्जाम ले लिया, टेस्ट ले लिया, जिसे हम बार बार बोलते हैं सरप्राइज टेस्ट बोलते हैं, हम ऑरल टेस्ट बोलते हैं, रिटर्न टेस्ट जो भी है क्लास टेस्ट बोलते हैं, ये इंटरनल वगैरह होते हैं, असाइनमेंट वगैरह देते हैं। अब कोई प्रैक्टिकल वर्क उनसे करवा लिया या कोई वाद विवाद प्रतियोगिता डिबेट कर रखवा ली छोटी सी, जिसमें उसके विचार आ गए कि हाँ इस उद्देश्य से पढ़ाया गया था और यह उद्देश्य हमारा यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो छात्रों के अगर कहीं इस दौरान कहीं कोई कमी पाई जाती है, छात्रों में किसी भी छात्र में कोई कमी पाई जाती है, तो उनका वर्गीकरण हम आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है किसी छात्र के लिए वह सफिशिएंट हो सकता है किसी छात्र उस हिसाब से अधिगम नहीं कर पा रहा हो, तो उसमें बीच में ही क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। और सुधार करने के बाद सुधार करेंगे,
बदलेंगे उनकी परिस्थितियों को, उस छात्र के अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगे, उस छात्र के अनुकूल तकनीकों का प्रयोग करेंगे, तो उस छात्र के उपलब्धि स्तर में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर में आकलन के लिए अधिगम बहुत आवश्यक है। आकलन हेतु अधिगम कराया जाता है तो वह केवल मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप होते हैं इसके। आकलन के लिए जो अधिगम कराया जाता है उससे छात्रों का जो मूल्यांकन है वह कैसा होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक भी होता है यह, और यह कैसा होता है, मात्रात्मक भी होता है। मात्रात्मक इस प्रकार की वह उसे एक अंक प्रदान करता है, गुणात्मक इस प्रकार की उसके उपलब्धि स्तर में वृद्धि हो जाती है, उसके अधिगम स्तर में वृद्धि हो जाती है। विद्यार्थियों ने अधिगम में कितनी वृद्धि की है इसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है। इस संबंध में ब्लैक एंड विलियम ने लिखा है, प्रभावकारी अधिगम अध्यापन के द्वारा आकलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ब्लैक एंड विलियम इस संबंध में उपलब्धि स्तर के संबंध में लिखा है उन्होंने, ब्लैक एंड विलियम। ब्लैक एंड विलियम ने लिखा है, प्रभावकारी अधिगम ब्लैक एंड विलियम ने लिखा है, प्रभावकारी अधिगम अध्यापन के द्वारा आकलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अध्यापन के द्वारा आकलन के क्षेत्र में प्रभावकारी अधिगम अध्यापन के द्वारा आकलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर में वृद्धि करता है कौन, आकलन के लिए अधिगम। इसके संबंध में ब्लैक एंड विलियम ने लिखा है, कि हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं कि प्रभावकारी जो अधिगम होता है, जो प्रभाविक होता है, बहुत इफेक्टिव अधिगम जो होता है वह अध्यापन के द्वारा आकलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अध्यापक जो आकलन करता है उसके क्षेत्र में जो अधिगम प्रक्रिया है वह अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह इसका एक लाभ था। दूसरा है हमारा समानता में वृद्धि। दूसरी हमारी समानता में वृद्धि। आकलन के लिए अधिगम के द्वारा समानता में वृद्धि की जाती है। देखिए, एक उद्देश्य हमारी शिक्षा का सबके लिए शिक्षा, जो हमारे देश का जो लक्ष्य है वह, हमारी जो शिक्षा का लक्ष्य है, देश की शिक्षा का, राष्ट्रीय शिक्षा का जो लक्ष्य है वह यही कहता है हमारे कि सबके लिए शिक्षा या शिक्षा का समानीकरण। कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अशिक्षित रह जाए। शिक्षा एक ऐसा विषय है जो सबको उपलब्ध हो सकती है, सबके लिए उपलब्ध करना, या हम कहें कि शिक्षा प्राप्त करना सबका जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अशिक्षा के कारण पिछड़ना नहीं चाहिए। तो यह जो आकलन के लिए अधिगम है वह समानता में वृद्धि करती है। हम ये नहीं कह सकते क्लास में हमारे पास विभिन्न प्रकार के छात्र हैं, व्यक्तिगत भिन्नता लिए हुए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि यह छात्र पढ़ने लायक नहीं है या यह अधिगम कर ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। आकलन के लिए
जब हम बार बार समय समय में बता रही हूँ कि समय समय पर हम छात्रों का आकलन करेंगे और कमज़ोर छात्रों का हमें पता चल जाएगा, उसकी कमजोरियों का हमें पता चल जाएगा, जिसे हम डायग्नोसिस प्रोसेस बोलते हैं, निदानात्मक शिक्षण बोलते हैं। उस चीज़ को जब हमें पता चल जाएगा और आकलन के लिए अधिगम हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उन कमजोरियों का उपचार करें, पहले निदान करें और फिर उसका उपचार करें, उनमें सुधार लाएं, उसकी कमजोरी को दूर करने का प्रयास करें, हम छात्रों के उपलब्धि स्तर में हर संभव वृद्धि करें। तो ऑटोमेटिक हमारे जो उद्देश्य है सबके लिए शिक्षा यानी समानता में वृद्धि हो जाएगी, शिक्षा की समानता में वृद्धि हो जाएगी कि कोई बालक इस प्रकार से हीन भावना उसमें ग्रसित नहीं होगी कि वह तो फर्स्ट डिवीजन ला रहा है, वह टॉप ला रहा है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, कोई तकनीक उसके समझ में नहीं आ रही हो, आपका तरीका उसके समझ में नहीं आ रहा हो, तो शिक्षक उसमें सुधारात्मक रवैया अपना के उसको मोटिवेट कर सकता है, उसको परिमार्जित कर सकता है। तो शिक्षा का समानीकरण इसके द्वारा होता है। आकलन के द्वारा सभी विद्यार्थियों के परिणामों में भी समानता, एक समय धीरे धीरे मूल्यांकन करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि सभी विद्यार्थियों के परिणामों में समानता आ जाएगी। आपने कई विद्यालयों को देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि हमारे विद्यालय में इस क्लास में 90% से कम छात्र नहीं है, 90% से कम परसेंट वाला छात्र नहीं है। क्यों इस गारंटी से कह सकते हैं वो? क्योंकि वह छात्र का बार बार टेस्ट लेते रहते हैं, मूल्यांकन करते रहते हैं। जो छात्र पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं उन्हें भी वह टेस्ट के माध्यम से जो मूल्यांकन उनका किया जाता है, जो मात्रात्मक आकलन उनका किया जाता है, उनके शैक्षिक स्तर को बढ़ाया जाता है, उनके अधिगम स्तर को बढ़ाया जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि वह छात्र और छात्रों के समकक्ष आकर खड़ा हो जाता है। तो यही है कि उनके परिणामों में समानता उत्पन्न हो जाती है। वे विद्यार्थी जो अपने स्तर पर उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, ग्रेडिंग पद्धति के द्वारा समानता स्थापित इसके में की जा सकती है। वर्तमान में देखिए ग्रेडिंग पद्धति को जो हमने पढ़ी थी, ग्रेडिंग सिस्टम हमने पढ़ा था कि हीन भावना को नष्ट करने के लिए, परिणामों में समानता लाने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया गया है कि बालक एक पॉइंट से रह रहा है तो वह सेकंड डिवीजन आ रहा है, और एक पॉइंट अगर उसके ज़्यादा आ रहे हैं तो वह 60% पर फर्स्ट डिवीजन आ रहा है, जबकि दोनों के ज्ञान स्तर में कोई बदलाव नहीं है। हम एक को डल और एक को इंटेलिजेंट घोषित नहीं कर सकते 0.1% पे। तो यही है ग्रेडिंग सिस्टम जो अपनाया गया है, वह शिक्षा की समानता में वृद्धि करता है। इससे बालकों में आपस में कोई भी बालक दूसरे बालक से अधिगम स्तर के तरीके से पिछड़ नहीं सकता है, समान ग्रेडिंग के आधार पर उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार के अधिगम में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं, सांस्कृतिक भाषाई भिन्नताओं को भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। समानता कब लाई जा सकती है? जब शिक्षक को उसकी व्यक्तिगत भिन्नता, भाषाई भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता को भी ध्यान में रखा जाता है। इन तीनों प्रकार की भिन्नताओं को भी समाप्त किया जाता है आकलन के लिए अधिगम के अंतर्गत। कई बार ऐसा होता है कि कोई दूसरे परिक्षेत्र का बालक या किसी कारणवश हमारे क्षेत्र में पढ़ने आता है, हो सकता है उसके फादर का गवर्नमेंट जॉब में हो, ट्रांसफ़र हो गया हो सकता है वहाँ से उन्होंने पलायन कर दिया हो, यहाँ उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया हो, कोई भी परिस्थिति हो सकती है। तो हो सकता है उस समय उसमें भाषाई भिन्नता विद्यमान हो, वह उसकी अलग भाषा हो, क्षेत्र के अनुसार क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव बालक पर पड़ता है, उसकी संस्कृति अलग हो। तो एक विद्यालय हमें ऐसा सिखाता है, आकलन के लिए अधिगम हमें इस प्रकार का मौका देता है कि हम उस बालक को और बालकों की तरह अधिगम करा सकते हैं। तो ये भाषाई, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और भाषाई भिन्नताओं को भी खत्म करता है। विद्यार्थियों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए किस प्रकार के आकलन उपागम काम में लिए जाएं, यह ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार यह आकलन के लिए अधिगम का दूसरा लाभ है कि यह विद्यार्थियों की समानता में वृद्धि करता है, परिणामों में वृद्धि करता है। तीसरा है अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। तीसरा है हमारा अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में
सहायक, अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया के शैक्षिक उद्देश्य पहले से ही निर्धारित होते हैं। मूल्यांकन में समानता लाने के लिए सरकार समानीकरण की प्रक्रिया अपना रही है, समानीकरण कर रही है, ग्रेडिंग सिस्टम को अपना रही है। मूल्यांकन में समानता लाने के लिए, विद्यार्थियों के मन में से हीन भावना हटाने के लिए वह समानीकरण की प्रक्रिया अपना रही है। तो शैक्षिक उद्देश्य जो पहले से निर्धारित किए गए हैं, आकलन के लिए अधिगम के द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति में पूरी तरह से सहायता मिलती है कि बालक उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसको बीच में ही सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका अंत में मूल्यांकन किया जाए और उसे सुधार का कोई मौका ही नहीं दिया जाए। लेकिन अधिगम के लक्ष्यों की प्राप्ति के द्वारा, आकलन के लिए अधिगम के द्वारा अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में पूरी सहायता मिल जाती है। यह विद्यार्थियों के अधिगम को पूरी तरह से प्रभावित करता है। अध्यापक इनके माध्यम से अधिगम में वृद्धि ला रहे हैं। विद्यार्थी को अपने स्वयं के विकास के लिए वह पूरी तरह से परिपक्व बना रहे हैं। यह मात्रात्मक और गुणात्मक रूप दोनों ही प्रदान करता है विद्यार्थी के परिणामों को। पहला था हमारा, इसका लाभ था विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर में वृद्धि करता है। चौथा है इसमें हमारा अधिगम कौशलों की वृद्धि में सहायक। अधिगम कौशलों की वृद्धि में सहायक। अधिगम कौशलों की वृद्धि में सहायक। यह जो आकलन के लिए अधिगम है, वह विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार के कौशलों की वृद्धि करता है। उसको यह क्रिएटिव बनाने के लिए प्रेरित करता है। यानी बार बार मूल्यांकन होगा, बार बार सुधारात्मक रवैया अपनाया जाएगा तो वह अपने कौशल में वृद्धि कर पाएगा। वह ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंद्रियों को काम में लेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा, अपनी विषय वस्तु से संबंधित रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसके कौशलों में विकास होगा, वृद्धि होगी। तो आकलन के लिए अधिगम के द्वारा इस प्रकार की कमियों को भी दूर किया जा सकता है। विद्यार्थी स्वयं अपना भी आकलन कर पाएंगे, अपना कंपटीशन, अपनी दशा वह दूसरे विद्यार्थी अपने सहपाठियों के नज़रिए से देखेंगे, सहपाठियों से कंपटीशन करेंगे, प्रतियोगितात्मक रवैया अपनाएंगे तो वह आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देख लिए इस प्रकार आकलन के लिए अधिगम में हमारे पास 4 लाभ थे, इसके 4 बेनिफिट थे। विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर में इसके द्वारा वृद्धि की जा सकती है, अचीवमेंट को बढ़ाया जा सकता है, विद्यार्थी को मोटिवेट किया जाता है समय समय पर, तो उनके उपलब्धि स्तर में वृद्धि होती है। एक विद्यार्थी होता है कुछ ही प्राप्त नहीं करना चाहता, हाँ हो जाएंगे, पास ही तो होना है, उसे 60% से कोई मतलब नहीं है, उसे 80% से कोई मतलब नहीं है, उसे क्लास में या कॉलेज में इस विद्यालय में टॉप आने से कोई मतलब नहीं है, उसके माता पिता ने उसे पढ़ने भेज दिया है, वह पढ़ेगा, बस इतना सा है। तो ऐसा नहीं होता है। इसके द्वारा आकलन के लिए अधिगम के माध्यम से हम उस विद्यार्थी का, ऐसे मानसिकता वाले विद्यार्थी का पता लगाकर उसके अचीवमेंट को बढ़ा सकते हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं। समानता में वृद्धि की जाती है कि कोई भी विद्यार्थी किसी दूसरे विद्यार्थी के प्रति हीन भावना नहीं रख पाए। समान ग्रेडिंग सिस्टम अपनाया जाए जिससे कि विद्यार्थी आगे बढ़ सके, निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, शिक्षा में जो पलायनवादिता आ रही है वह नहीं आए। अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में यह सहायक होता है। जो लक्ष्य हमारे निर्धारित कर दिए गए हैं, छात्रों को क्या प्राप्त करना है, किस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, ऐसे जो लक्ष्य हमारे निर्धारित कर दिए गए हैं छात्रों के लिए, उनकी प्राप्ति में आकलन के लिए अधिगम सहायक है। अधिगम कौशलों में वृद्धि करता है, छात्र के विभिन्न प्रकार के कौशलों में, लिखने, पढ़ने, बोलने, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, इस प्रकार के कौशलों में वृद्धि करता है। वह छात्र को अधिक से अधिक क्रिएटिव बनाने का प्रयास करता है। ये थे हमारे आकलन के लिए अधिगम के लाभ। अब देखिए अगला बिंदु हमारे आकलन के लिए अधिगम है तो आकलन के उद्देश्य।
उद्देश्य। देखिए, विद्यार्थी को अपना लक्ष्य निर्धारित करने में निर्देशित करना। सबसे पहला उद्देश्य है विद्यार्थी को अपना लक्ष्य निर्धारित करने में निर्देशित करना। विद्यार्थी को अपना लक्ष्य निर्धारित करने में निर्देशित करना किसके द्वारा? आकलन के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी, कई मैंने बताया ना, कई विद्यार्थी होते हैं आके बैठ जाते हैं, आके बस्ता यहाँ बैग यहाँ ले आए, यहाँ से घर ले आए, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो जब उनका आकलन किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है और अन्य छात्रों के समान उनको लाया जाता है, तो उनके लक्ष्य अपने आप निर्धारित हो जाते हैं। उसे निर्धारित, और जिन विद्यार्थियों ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है उन्हें उचित गाइडलाइन भी आकलन के अधिगम के माध्यम से दे दी जाती है। इसका उद्देश्य है छात्रों के अधिगम स्तर की प्रगति का परिवीक्षण करना। प्रगति का परिवीक्षण करना, अधिगम स्तर की प्रगति का परिवीक्षण करना, यानी देखना, उनके प्रगति स्तर को देखना, प्रगति स्तर का आकलन करना कि वह कितना प्रगति कर रहा है, उसका अधिगम स्तर कितना बढ़ रहा है। अगला है विद्यार्थियों के साथ कार्य करने, उनके लिए परीक्षण अभ्यासों को स्पष्ट करने की कुशलता विकसित करना। देखिए, शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षक अपने दायित्व को समझे। वह हर विद्यार्थी के साथ कार्य नहीं कर पाता है। कई बार ऐसे असमायोजित, कुसमायोजित बालक कक्षा में उपलब्ध हो जाते हैं जिनका उद्देश्य पढ़ना नहीं होता है। तो आकलन के लिए अधिगम विद्यार्थी शिक्षक के नज़रिए को बदलता है, उसके दृष्टिकोण को बदलता है। वह हर विद्यार्थी के साथ कार्य करने के लिए उसे प्रेरित करता है। और परीक्षण अभ्यासों को स्पष्ट करने की कुशलता, परीक्षण अभ्यासों को स्पष्ट करने, कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं, आपने विद्यार्थियों को कहते हुए सुना होगा, ये सिर्फ तो पेपर ही अच्छा नहीं बनाते, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन देते हैं, विषय वस्तु आती नहीं है, प्रश्नों की बनावट सही नहीं है, प्रश्न हमारे समझ में ही नहीं आते हैं। तो वो चीज़ शिक्षक में वो कमी नहीं रहती। इसका उद्देश्य यही होता है कि शिक्षक के परीक्षण की जो कौशल है वह डेवलप हो जाए, वह आसानी से हर बच्चे का मूल्यांकन कर सके, हर बच्चे के लिए मूल्यांकन प्रश्न पत्र तैयार कर सके। छात्रों में आंतरिक प्रतिपुष्टि विकसित करने के लिए, स्वयं के चिंतन को विकसित करने के लिए, आंतरिक प्रतिपुष्टि सबसे बड़ी बात है, आंतरिक प्रतिपुष्टि विकसित करने के लिए, आंतरिक प्रतिपुष्टि विकसित करने के लिए इंटरनल फीडबैक। एक तो होता है दूसरे के द्वारा प्रेस करना, दूसरा उसे प्रेस करे, कि शिक्षक उसे प्रेस करे कि हाँ भाई आप आगे बढ़ो, आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये क्षेत्र जरूरी है, इस सब्जेक्ट को पास करना जरूरी है, इस सब्जेक्ट में इतना अधिगम करना जरूरी है। एक तो ये होता है। दूसरा होता है सेल्फ मोटिवेशन, जिसे हम नाम देते हैं। आकलन के द्वारा विद्यार्थी को खुद का मूल्यांकन समय समय पर होता रहता है, तो उसे अंदर से भी एक मोटिवेशन मिलता रहता है। एक बार असफल होगा तो उसे मिलेगा दूसरा फीडबैक मिलेगा कि नहीं, मुझे इस बार ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। हर बार क्लास में इंसल्ट होना, हर बार अपने परिवार में इंसल्ट होना, मित्रों के समूह मुझे नीचे देखना पड़ता है, जो भी है कि मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इस प्रकार आंतरिक प्रतिपुष्टि आकलन के लिए अधिगम के द्वारा प्राप्त होती है। स्वयं के चिंतन को, ये छात्रों के स्वयं के चिंतन को भी विकसित करता है। वह तर्क वितर्क कर सकता है, वह अच्छी सकारात्मक सोच अपने अंदर विकसित कर सकता है। अगला, विद्यार्थियों को अवसरों और अनुभवों को साझा करने के लिए प्रयत्न करना, अवसरों और अनुभवों को साझा करने के लिए विकसित करना, प्रवर्तित करना, यानी कि यहाँ इसके द्वारा अवसर, विद्यार्थी हर वक्त मौके की तलाश करे कि मैं कहाँ से ज़्यादा अधिगम कर सकता हूँ, कौन सी शिक्षण विधि, कौन से नोट्स, कौन सी बुक
मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर वह खेल में इंटरेस्टेड है तो कौन वह खेल से संबंधित सारी नई नई जानकारियाँ अपने लिए जुटाता है। यानी सारे क्षेत्र में मूल्यांकन जरूरी होता है आकलन के लिए। अधिगम के द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है, आकलन किया जाता है, वह छात्र को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद करता है। हर वक्त छात्र मौके की तलाश में रहता है। विद्यार्थियों को अपने अधिगम के लिए अधिक उत्तरदायी बनाने की दिशा की ओर प्रेरित करना। उत्तरदायी एक जिम्मेदारी छात्र के अंदर डेवलप हो जाती है कि अधिगम के लिए कि वह इस परिणाम के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है, वह अपने आप में निखार लाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार हमने आज पढ़े आकलन के लिए अधिगम में अधिगम के लाभ और उद्देश्य। आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।